हेलो कानुप्रिया। हेलो भैया। और कैसा लग रहा है सीए फाइनलिस्ट बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके वजह से पॉसिबल हो पाया, थैंक्स टू यू। मेरी बच नहीं, सारी मेहनत तो आपको जाती है, आपकी मेहनत को जाती है सबसे पहले। आप ये बताओ कि आपकी ये ग्रुप टू की जर्नी कैसे रही, क्योंकि आपने सीए फाइनलिस्ट बनने के लिए आप शायद एक अटेम्प्ट में फेल थी, उसके बाद आपने दो अटेम्प्ट स्किप कर दिया। और मैंने हाँ अभी जब जी। मैं आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैसेज देख रहा था तो उसमें था, भैया मैंने एक साल अपना बर्बाद कर दिया ये सोचने में एनजाइटी के कारण, और शायद आपकी तबीयत खराब हो जाती थी एग्जाम से पहले। हाँ जी। तो आपके लिए ये फेस कितना मुश्किल था? आप स्टार्टिंग से बताना कि आप ग्रुप टू में जब आप फेल हो गए थे तो अपनी क्या क्या सोच के आप एग्जाम स्किप कर दे रहे थे, और आपके साथ क्या टेंशन जा रही थी। फिर आएंगे, बाद में आएंगे मेंटरशिप में, मगर आपने कैसे ग्रुप टू को टैकल किया? फेलियर देखने के बाद क्या जर्नी रही आपकी, वो आप बता सकते हो? जी भैया। मैंने सितंबर 24 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और हम्म। मैंने उसमें अपना ग्रुप वन क्लियर किया था। हाँ। उससे पहले मैंने फाउंडेशन भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था। तो मेरे को उससे पहले नहीं पता था कि फेलियर होती क्या है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी लाइफ में। क्योंकि मैं अपने स्कूल की भी हमेशा टॉपर ही रही हुई हूँ। तो मतलब मैं हमेशा और अपने जो भी मेरी फैमिली है सब में मैं ही एक मतलब अच्छी थी, जिससे सबको उम्मीदें होती थी। मतलब एग्जाम्पल दिए जाते थे कि मतलब ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। तो मेरे को फेलियर कभी फेस करने को नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मैंने अन अकेडमी से अपनी क्लासेस ली थी। फिर उसमें कुछ टीचर्स वगैरह शफल वगैरह हो गए थे, तो उसके बाद मैं अपनी क्लासेस ऑडिट की नहीं कर पाई थी सही से। क्योंकि जिन टीचर से मेरे को करनी थी मेरे को उनसे नहीं मिल पाई थी। तो फिर उसके बाद ये हुआ, मेरे अंदर इतनी और मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल पाऊँ कि मुझे आप दोबारा क्लासेस दिलवा दो ऑडिट की। तो उस वजह से Jan 25 में मेरा ग्रुप टू का अटेम्प्ट था, तो मेरे को कोस्टिंग और एफएमएसएम मेरा प्रिपेयर था। बट मेरी ऑडिट में बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी। मैंने यूट्यूब से ही वो स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने जब एग्जाम दिए तो मैंने अपना ऑडिट का पेपर लिखा। ऑडिट का पेपर उस Jan 25 में हार्ड पेपर आया था। बिकॉज रिव्यूज भी आए थे कि हार्ड पेपर है, तो मेरे को नहीं पता था कि वो पेपर हार्ड है इजी है, क्योंकि जब मेरे को मेरी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी तो मुझे कैसे समझ आता। तो जैसे ही मैं अपना ऑडिट का पेपर लिख के आई थी उसमें आके मैंने अपने एमसीक्यूज चेक किए। सबसे बड़ी गलती तो मेरी वही थी। तो उसमें क्या हुआ था ना कि मेरे को 2 या 4 मार्क्स ही बन रहे थे मेरे आउट ऑफ 30। उसके बाद मैं बिल्कुल ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आ गई थी। फर्स्ट टाइम मेरे को उस दिन पैनिक हुआ था कि पैनिक होता क्या है। तो मैं पूरी रात वो 1.5 डेज एफएमएसएन के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि मैं पेपर ही नहीं देने जा रही, क्योंकि मेरा ऑडिट का पेपर बिगड़ गया। वो जैसे तैसे घर वालों ने मुझे कहा कि तूने पहले तो पढ़ा है तो पेपर लिख के आ। तो मैं वो पेपर लिख के आई। उसमें से मुझे आउट ऑफ 100 में 45 आ गए थे, जबकि मैं कुछ नहीं पढ़ के गई थी। तो मेरे को जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था, क्या पता इसमें मेरे को और अच्छे मार्क्स आ सकते थे 1.5 डेज में भी करके। और कॉस्टिंग में मेरी 59 मार्क्स आए थे, मेरी एक नंबर से एग्जामेशन छूट गई थी। और ऑडिट में मेरे 16 मार्क्स थे। तो मेरे को दुख ये नहीं था कि मेरा ग्रुप नहीं निकला, मैं रोई इसलिए थी कि मेरा कॉस्टिंग में एक नंबर से एग्जामेशन छूट गया। क्योंकि मुझे पता था मैं फेल तो होने ही वाली हूँ। फिर आया May 25 का अटेम्प्ट। उसमें क्या हुआ था, मेरे को टाइफाइड हो गया था और डिहाइड्रेशन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पेपर ही नहीं लिख पाई थी। क्योंकि मैं पेपर देने जा रही थी और उस दिन मेरी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, मुझे नहीं पता वो कुछ एनजाइटी होगी और कुछ मेरा वो फेलियर मेरे दिमाग में बैठ चुका था। मुझे धीरे धीरे मैंने बाद में रियलाइज किया कि वो मतलब मेरे को फोबिया होने लग गया था लोगों से मिलने में, कि मैं उनको क्या एक बार फेल हो चुकी हूँ। क्योंकि मेरे को पहली बार में ही निकालना था। फिर मैं May 25 नहीं दे पाई थी और मैंने पढ़ाई की, तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना, वो एक फेलियर का प्रेशर मेरे ऊपर था। उसके बाद मेरा एक अटेम्प्ट स्किप हो गया। फिर वो मेरे ऊपर डबल प्रेशर हो गया कि मैंने पढ़ाई की और अब तो मेरी किस्मत भी मेरे साथ नहीं है। तो मेरे को सब अपने अगेंस्ट लग रहे थे, तो मेरे को वहां से मतलब पेन होता था लिटरली। मैं अलग रूम में बैठ के रोती थी। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को जाके बोल दूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली मिडिल क्लास मतलब मैं मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है सीए का, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। तो उनको नहीं पता कि एनजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। ना ही कोई प्रोफेशनल कोई भी है डिग्री है किसी के पास। नॉर्मल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्राइवेट जॉब्स या कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स है वो है। तो मैं मेरी हिम्मत नहीं थी। और इनको क्या होता है ना, अगर मैं बताती भी तो मेरे को ये था कि बोलेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है।
तो वो एज एक बहाना माना जाता कि पढ़ाई से डर के ये बहाना बना रही है, एनजाइटी क्या होती है। बट मैं रोती थी, मैं मंदिर जाती थी, मेरे को ये होता था कि ना कोई मेरा फ्रेंड है, मैं किससे अपना शेयर करूं। मेरे को आपका ग्रुप भी मिला था, आपके रिव्यूज भी देखे थे मैंने May 25 के भी। बट मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी उस टाइम, कि मैं यूं सोचती थी कि क्या ही मेंटरशिप होता है, मोटिवेशन क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। तो मैं इतना बिलीव नहीं करती थी, फ्रैंकली सॉरी भैया, मतलब मैं इतना बिलीव नहीं करती थी, तो नहीं मैंने लेकिन नहीं बस। इनरोल किया। फिर उसके बाद September 25 हम्म, का एग्जाम से 3 दिन पहले मैंने अच्छी पढ़ाई की एग्जाम के लिए। बट 3 दिन पहले क्या हुआ ना, वो हो तो रहा था काफी दिनों से, 10 दिन से, कि मेरे को गिव अप करना है, मेरे को गिव अप करना है। बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पेरेंट्स को बोल दूं मुझे गिव अप करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक अटेम्प्ट फेल हो चुकी हूँ और एक अटेम्प्ट मैं खराब कर चुकी हूँ अपना। क्योंकि उस टाइम भी पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया था कि अच्छी बच्ची है और बीमार हो गई तो इसमें इसकी गलती नहीं है। बस इस टाइम तो कुछ था नहीं, और मैं तरीके देखने लगी कि मैं कैसे बचूं, पेपर देने से कैसे बच जाऊं। तो कुछ नहीं हुआ, हार के एंड में मैं पढ़ रही हूँ, रो रही हूँ और आंसू नहीं रुक रहे, बॉडी शिवर कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लैंक सब कुछ। जो सम मैंने सोल्व किए हुए हैं वो मुझसे नहीं बन रहे पेपर से 2 दिन पहले, कोस्टिंग के। और मेरे को कोस्टिंग में एग्जामेशन लानी थी, और ऐसे लगने लग गया कि ये पेपर तो मतलब एग्जाम हॉल में पता नहीं क्या ही है जो मुझे खा जाएगा, कुछ बैठा है वहां पे, और मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं फेस कर सकती एग्जाम हॉल को। तो मैंने पेरेंट्स को 2 दिन पहले मैंने अपने पापा को हिम्मत करके बोल दिया कि मुझे नहीं करनी सीए, मैं नहीं दे रही पेपर। और वो मेरा डर था, और हालांकि मुझे अंदर से था कि मुझे सीए करनी है, बट वो डर से मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं करनी। घर वालों ने बहुत मनाया, सोचा कि आज थोड़ा सो जा, नींद नहीं सही से हुई होगी, तो ये वैसे ही थोड़ा डिस्टर्ब होगी, कल सही हो जाएगी। उन्हें नहीं पता था मैंने अपना मन बना लिया इन 10 दिनों में कि मैं नहीं दे रही। वो धीरे धीरे मेरा मन में डर वो पक्का होता गया बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी बात किसी से बोल नहीं पा रही थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। फिर मैंने बोल दिया, पेरेंट्स ने बहुत समझाया, एग्जाम वाले दिन भी बोला कि पेपर है आज, चल लिखा, कुछ तो पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, मत होना पास। मैंने कहा मेरे को नहीं देना, मैंने सब छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, मेरे को पेपर नहीं देना। उसके बाद मैंने देखा नेक्स्ट डे ही मैंने एक पेपर नहीं दिया, अब पता लग गया कि ग्रुप तो नहीं निकल रहा, पेपर ही नहीं दे रही लड़की। फिर घर वालों का जो बिहेवियर चेंज हुआ मेरी टुवर्ड्स, कि अब तो तूने नहीं किया, मतलब जिनके लिए मैं एक स्टार बच्ची थी, उनके लिए मैं अब कुछ नहीं हूँ। और वो मेरे को बहुत गंदे तरीके, मतलब गंदा तो नहीं, बट वो मेरे को थोड़ा डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। और मेरे को भी लग रहा है कि हाँ मैं फेलियर हूँ। अब मेरे को ये लग रहा है कि मैं बाहर वालों को कैसे फेस करूंगी, जिन सबको पता है कि लड़की सीए कर रही है। क्योंकि सब पहले ही बोलते हैं कि सीए तो नहीं होती, वो सब एक, वो तुम्हारे दिमाग में डाल देते हैं एक चीज को। हाँ हाँ। फिर जैसे तैसे कर 10-15 दिन गए, पापा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया था उस टाइम, मुझसे वो बात नहीं करते थे मेरे पापा। तो मुझे बहुत ज्यादा गंदा भी फील होता था, और ये भी होता था कि मेरे को मतलब लाइफ में मेरे को रिग्रेट रहेगा। मैं ये सोचती थी कि मैं हमेशा आगे खुद को क्या जवाब दूंगी कि मैंने छोड़ दिया। फिर पापा ने मेरे को बोला कि देख, पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई होगी, तू एक चांस और दे के देख ले। मतलब पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, बट सपोर्ट भी वही करते हैं एट द एंड। तो उन्होंने बोला कि तू लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, क्या दिक्कत है, कोई कुछ कहता है तुझे, हमें बता। तो फिर मेरे को लगा कि चलो मैं पढ़ के देखती हूँ एक बार, और फिर मैंने आपकी मेंटरशिप एनरोल की थी, आपके मतलब पता किया। और तो फिर आपने मुझे टारगेट्स वारगेट्स दिए। तो मैं स्टार्टिंग में मेरे से नहीं होते थे टारगेट कंप्लीट, मैं स्टार्टिंग में तो ऐसे ही लिख देती थी कभी कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगी अब तो, बट स्टार्टिंग में ऐसे लिख देती थी कि इतना टारगेट ऐसे थोड़ी होता है, इस टाइम पे यही पढ़ना है, मैं ऐसे सोचती थी। बट फिर जैसे और बच्चे भी करते थे तो लगता था कि करना चाहिए, मतलब मन भी करता था पढ़ने का, बट फिर एक दिमाग, वो मैं बना नहीं पा रही थी खुद का मन कि मैं बिल्कुल 100% दूं। फिर धीरे धीरे मैं रोती थी, रोती ज्यादा थी, मैं काम कम करती थी, वो मैं कुछ रिजल्ट का ज्यादा सोचती थी इसलिए। फिर आप अब मेरे को अच्छे से बोलते थे, फिर मैंने आपको एंड में कॉल किया, 1 महीने से ज्यादा मैंने आपको परेशान किया था एग्जाम परेशान से। नहीं, वो परेशान नहीं था, आज आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है। वो परेशान नहीं हाँ था, जी बट मैं भैया, ऐसा परेशान हूँ बट कि कोई बच्चा पास हो जाए तो मैं परेशान होने के नहीं, लिए आप रेडी। परेशान हुए तो, लेकिन मैं जिस हिसाब से आपको कॉल करती थी भैया, सच बता रही हूँ, कोई भी परेशान हो जाएगा। घर वाले भी हो जाते थे, कई कई बार मम्मी भी हो जाती थी।
और मैं आपको मैंने बोला कि भैया मुझे प्लानर दो। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया अपना, कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करो मरो वाली सिचुएशन आ चुकी है, 1 महीना बचा है। फिर मैंने जैसे तैसे यूट्यूब रिवीजन, आपने जो जो यूट्यूब रिवीजन बताए, अंकुश चिरेमार सर का बताया मेरे को, तो मैंने उनका बुक मंगाया था, जो भी उनका 115 पेजेस का बुक है। मैंने ऑडिट उसी से किया है, उसके अलावा मैंने ऑडिट कहीं से नहीं किया। और क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं, मैंने एक सिंगल क्वेश्चन लिख के नहीं देखा ऑडिट का। एक दो जो आपने भेजे होंगे वो बेशक लिख के देखे हो। और मैं आपको कितना पूछती थी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूं, बट आप बोलते थे नहीं मैटर करता। मेरे को उस टाइम लगता था भैया शायद ऐसे ही मोरल हाई करने के लिए बोल देते हैं, बट वो नहीं काम आती इतनी, मतलब फ्रैंकली बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे लिखने हैं। तो फिर मैं आपको बार बार बोलती थी भैया टारगेट्स नहीं हो रहे, भैया ये नहीं हो रहा। लाइब्रेरी में भैया मैं बैठ बैठ के रोती थी सच में। और जो आपके जो आप जो स्टोरीज बना के भेजते थे मैं वो पढ़ती थी, तो मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगता था कि हाँ यार करना चाहिए। आप बिल्कुल रिलेटेबल स्टोरी जो भेजते थे उससे बहुत हेल्प मिलती थी। मैंने फिर एक स्टार्ट किया कि मेरे को डर लगता था लाइब्रेरी में अकेला बैठ के, फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो जाना पड़ता है हमें एग्जाम टाइम पे। कोई उस टाइम ना अगर हमें कोई अच्छा भी बोल रहा है ना हमें अच्छा नहीं लगता। मैंने ये चीज देख ली, आप मुझे इतना समझाते थे ना, एट द एंड में आपको 3 घंटे बाद फिर वही मैसेज करते थे कि भैया मुझे डर लग रहा है। एक बार मैंने शायद आपको डांट भी दिया था कि आप रो के ऑडियो भेजे थे। मैंने बोला था आज के बाद आपका रो के ऑडियो नहीं आना चाहिए, रोते हुए नहीं आना चाहिए। और हाँ आपने जी, वो चीज आपने चेंज बहुत किया था करा। कि रोते हुए ऑडियो नहीं भेजा था। आपने हाँ टेंशन में जी। भेजा था कि भैया बॉडी सिवियर कर रही है, भैया अब नहीं हो रहा, भैया वो। मगर आपके चीज मेरे को एक चीज दिखता था ना कि आपका, आपके एक मैसेज में होता था कि भैया मैंने इतना पढ़ा है, ये कर लिया वो कर लिया, जिसके बाद मेरे को लगता था अरे ये तो इतना कर रही है। फिर आपका अंदर जो आपके ओवर थिंकिंग और जो आपने दो टाइम जो स्किप कर दिया था ना आपका, वो पीछे से बोला था भाई कहीं फिर से ऐसा हो गया तो मेरे को इतना पता था, मैं आपको हमेशा बोलता था आप बस पढ़ो, आपका काम है पढ़ना। और आप, मेरे को पता था कि आप एग्जाम पास हो जाओगी। शायद मैंने आपको रिजल्ट के एग्जाम के बाद ही बोल दिया था कि आप पास हो जाओगी इस बार। हाँ जी। आपने हमेशा मेरे को, मैंने आपको रिजल्ट रिजल्ट के सॉरी एग्जाम के बाद भी 3 4 बार बोला है कि भैया रिजल्ट आएगा। आपने बोला है कि आप पक्का पास हो, आप पार्टी की तैयारी करके रखो। तो मेरे को ऐसा लगता था कि इनको इतना बिलीव कैसे है। एक तो आपको मेरे ऊपर बिलीव था और एक मेरी मम्मी को मेरे ऊपर बिलीव था। आप दोनों के बिलीव के कारण ही मैं सच में पास हुई हूँ, मैं तो आप दोनों को ही ये क्रेडिट देती आप हूँ। और एक वो आपका जैसे मेहनत आप बोले बाबा के भक्त हो महादेव जी के, तो हाँ जी, नहीं गाइडेंस भी बहुत होती है भैया। वो बात होता है ना कि एक रास्ते दिखाने वाला भी बहुत बड़ा होता है। तो बस वही है। और मैं भी आपकी तरह ही महादेव जी की भक्त हूँ बचपन से ही, तो मैं भी उन्हीं पे ही सब कुछ सौंप रखा था। और आप तो थे ही जैसे। तो मैं आपने लाइब्रेरी। जब इस आपने हाँ जब इस जी। बार एग्जाम पास किया, लाइब्रेरी, आप क्या बता रहे थे, लाइब्रेरी बता रहे थे, लाइब्रेरी ज्वाइन किया। हाँ जी। तो मैं लाइब्रेरी में क्या होता था ना, मैं जैसे लाइब्रेरी में मैं बैठती थी तो पता नहीं मेरे को डर लगता था। मैं खुद मैंने अपनी जो सीट है उसके सामने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ था। उसमें नीचे था सक्सेसफुल और अपना नाम रोल नंबर लिख दिया था मैंने। रोल नंबर आया नहीं था तब तक शायद। और अपने मार्क्स, इमेजनरी मार्क्स। तो हालांकि उतने तो मार्क्स नहीं आए क्योंकि मैंने स्कोर तो अच्छा ही किया था सेट अपना। बट पर मैं उसको सक्सेसफुल को देखती थी कि हाँ मुझे ये सक्सेसफुल ही देखना है। तो वो मैनिफेस्टेशन भी एक वो रोल प्ले करती है। बट मैं जब रोती थी तो मेरे को क्या होता था ना, मैं एनजाइटी से मैं हनुमान चालीसा सुनती थी। तो उससे ज्यादा तो नहीं, बट ये था कि थोड़ा अंदर से मेरे को बूस्ट मिलता था कि हाँ मतलब मेरे साथ भगवान जी भी हैं। मतलब भजन को सुनना, भजन सुनते सुनते रोना। और मैंने ये भी सोच लिया था, ये मेरे दिमाग में बैठ चुका था कि मैं कभी सीए तो छोड़ो, मैं सीए फाइनलिस्ट ही नहीं बन सकती क्योंकि मैं डिजर्व ही नहीं करती। मैंने आपको शायद पेपर के 5 6 दिन पहले भी कॉल किया है। और एक बार हाँ, नितिन हर गुरु। एक पेपर के पहले, पेपर के हर एक सुबह में आपका मैसेज, रात में आपका मैसेज, आपका मैसेज ये आप एक कंसिस्टेंट थे कि मतलब आपका मैसेज तो आना ही है। और मैंने आपको हाँ बोला भी जी। था कि आपको कभी भी लगे तो आप टेंशन मत करना ओवर थिंकिंग, आप बस कॉल कर लेना एक, या मैसेज हाँ कर जी। देना। हाँ जी। तभी तो मैं आपसे कॉल, फिर बाद में मैं आपको कॉल ही करने लग गई थी, डायरेक्ट कॉल कर करके भी परेशान करने लग गई थी। तो आपने मेरे को 1 2 बार डांटा भी था। आपने बोला था कि अगर नहीं हो रहा तो सीधे घर जाओ, तुम क्यों आई हो लाइब्रेरी में, पढ़ने आई हो ना। तो मैं रोते रोते बोलती थी हाँ भैया अब नहीं करूंगी। उसके बाद फिर मैंने आपको रोन गिव अप करने के लिए कॉल नहीं किया था। उसके बाद यही किया था कि भैया डर लग रहा है, और आपने गिव अप करने का। हाँ जी। तो आपने इतना कुछ फेस किया अपने इस ग्रुप टू की जर्नी में, तो आप थोड़ा आप बच्चों के साथ अपना मार्क्स शेयर कर सकते हो कि आपके कॉस्टिंग में इस बार टोटल कितना था आपका।
वन सेवेंटी मेरा, वन हाँ जी, कॉस्टिंग में कितने थे? 61। जो शायद आप एग्जाम खत्म होने के बाद ही मेरे को बोले थे कि भैया मेरे कॉस्टिंग में तो एग्जामेशन आएंगे ही। मैं अभी जब हाँ मैसेज देख रहा था उसमें था। और आपका हाँ डॉट जी। 61 था। हाँ और जी। जो आपको ऑडिट में 16 मार्क्स मिले थे उसमें कितने थे? 57। 57। और एफएमएसएम में जो आप एग्जाम नहीं देने ही गए थे? 53। 53। अब बताओ, ये एक एंजाइटी या ओवर थिंकिंग करने वाली बच्ची जब इतना नंबर ला सकती है, और शायद मैंने आपका नाम ओवर थिंकिंग क्वीन रख दिया था। एक और बच्ची है जिनका नाम मैंने रखा था, क्योंकि आप इतना ओवर थिंकिंग करते थे ना, आप पढ़ते थे मगर आपका एक चीज अच्छा था ना, आप ओवर थिंकिंग बस ये करने के लिए करते थे कि मेरे को लगता था एक पर्टिकुलर टाइम था आपका मैसेज का, कि आप उस टाइम में ओवर थिंकिंग करते ही थे, उसके बाद फिर आप पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, क्योंकि आपका मैसेज आता था भैया मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है, ये याद नहीं आ रहा। और ये मैसेज था, मगर इसमें क्या दिखता था ना कि आप पीछे तो पढ़े हो, अभी अभी पढ़ के आओ फिर बोल रहे हो। फिर आप थोड़ा देर के लिए शांत हो जाते थे, फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, फिर आपका एक मैसेज आता था, भैया ऐसे हो रहा है, याद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। मगर आप पढ़ाई अलग और ओवर थिंकिंग अलग, दोनों साथ साथ मैनेज नहीं कर रहे थे। हाँ जी, मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगी आपको। 6 जनवरी मैंने लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया था, बिकॉज मेरी जो सीट के साइड में एक लड़की दीदी थी, वो सीएस कर रही थी। तो मैंने उनको, उन्होंने मेरे को रोते हुए देख लिया। उन्होंने मुझसे, सीए सीएस आपस में कॉमर्स स्टूडेंट है, रिलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम क्यों रो रही हो, मैंने उनको अपना शेयर किया तो कह दिया है। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम इतना पैनिक कर रही हो ना, तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा इस अटेम्प्ट में। तो मेरे को वो लगने लगा कि अब तो नहीं होगा, इन्होंने बोल दिया तो। फिर तो मैंने दीदी को लाइब्रेरी फोन जाना करके ही छोड़ बताई कि दिया। नहीं कि लाइब्रेरी में जाके आप अभी गई थी हाँ रिजल्ट जी। के बाद, बताई कि नहीं दीदी को? नहीं, अभी बात नहीं हुई, बट मैं बताऊंगी जरूर उनको। रिजल्ट के बाद ही जाना चाहिए था। हाँ जी। मैं अपने रिलेटिव्स के घर थी रिजल्ट के बाद, बाकी बताऊंगी जरूर मैं उनको, अभी मेरा कांटेक्ट हुआ नहीं उनसे। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, मेरी लाइब्रेरी 3 दिन बाद खत्म होनी थी, मैंने 2 दिन पहले ही लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, मैं अब लाइब्रेरी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मेरे मन में उन्होंने और नेगेटिव बना दिया। पहले मैं नेगेटिव हो रही थी और नेगेटिव कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को, फिर मैं बहाने ढूंढने लगी हूँ कि मैं कैसे गिव अप कर दूं 3 दिन तक। पर उसमें मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, मैं, मेरे को ये था अंदर से कि चल ठीक है, मेरा मन, मन कह रहा है कि छोड़ दे, बट दिमाग भी बोल रहा है कि तू पढ़ाई मत छोड़। पिछली बार तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी पेपर से 3 दिन पहले। तो चाह के भी फिर मैं पेपर देती, तो मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया था। अब की बार ये था, मैं रो रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे पेपर से 3 दिन पहले मेरे फैमिली में बर्थडे पार्टी है, और भजन चल रहे हैं साइड में। बट मैंने वो टाइम अपना रिजर्व करके रखा है कि मैं उस टाइम हेडफोन्स लगा के अपना रिवीजन क्लास देखूंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो कर नहीं सकती। तो मैंने अपना सब बनाया हुआ था और मैं वो कर भी रही थी। बट पर मैं रो भी रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं कहीं भाग जाती हूँ, पेपर ना देने पड़ेंगे, कुछ मतलब कुछ कर लेती हूँ अपने साथ, पेपर नहीं देने पड़े। अब मेरे को हंसी आती है उन बातों पे, कि मैं क्या क्या सोच रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और बट मैंने एक चीज बोली हुई थी कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने ये बाद में ये सोचा कि अगर मैं अब भी गिव अप कर दूंगी, ठीक है, पर पापा मम्मी क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुना देंगे, नाराज हो जाएंगे। बट फिर आगे मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगी? आगे अगर मैं बोलती हूँ कि मैं बैंकिंग जॉब्स में जाऊंगी या किसी और जॉब्स में जाऊंगी, तो क्या गारंटी है कि मेरे को पैनिक फिर नहीं आएगा? पैनिक तो तब भी आएगा, और तब भी मेरे को डर लगेगा, तो मैं फिर लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती अब। तो और बस आप मैंने अपने, इतना कॉन्फिडेंट थे, आपने सारा एलडीआर क्वेश्चन, कॉस्टिंग का, हाँ ऑडिट का, जी। ऑडिट में भी ऑडिट का, फिर एफएमएसएम का, ऑडिट का तो मेरे को यहाँ तक याद है कि आप बोलते थे भैया ये चैप्टर आपका हो जाता, भैया बस इतने कर लेंगे तो हो जाएगा ना। मैं आपको हाँ बोलता था जी। हाँ बस इतना कर लो हो जाएगा। फिर 2 दिन के बाद भैया इतना सफिशियंट है ना? हाँ सफिशियंट है। तो शायद अब आपको लग गया होगा नंबर के बाद कि इतना सफिशियंट है। हाँ जी, मोर देन सफिशिएंट है। जितना आप भेजते हो मोर देन सफिशिएंट होता है भैया। बट फिर आपने भी बोला, फिर मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि भैया रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, मैं बस पेपर लिख के आऊंगी इस बार, और मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी और पेपर लिख के आ जाऊंगी, बस आगे जो होता है वो बस आप भगवान जी के ऊपर है। तो बस मैंने और वही आप किया। हर पेपर और के और हर पेपर के बाद आपने एक चीज अच्छा और चेंज किया होगा। अब मैं जैसे बोलता था ग्रुप में, तो आप कोई पेपर के आने के बाद शायद आप एमसीक्यू चेक नहीं किए इस हाँ बार। जी। वो जो आपने जनवरी में गलती की थी, ये गलती यहाँ नहीं की आपने आज। हाँ जी। और फिर आप एग्जाम के मैंने, बाद आपका फीडबैक भी आता था कि भैया एग्जाम अच्छा गया, हो जाएगा लगता है। हाँ जी, एग्रीगेट का डर था, पर 171 अब बन गए, कितना? मैं तो 21 155 ज्यादा बन। है। इतना में 2 जन पास हो जाता है।
हाँ जी। तो बस वही, तब मैंने ऑडिट की तो एमसीक्यू आज तक मैंने नहीं चेक की है, क्योंकि ऑडिट में ना मेरा डिस्क्रिप्टिव ज्यादा अच्छा गया था। ऑडिट में मेरे को एमसीक्यू में क्योंकि थोड़ा डर था, बाकी तो। मोस्टली क्वेश्चंस देखा देखा था आपने एलडीआर का था ऑडिट में भी, हाँ जी भैया। जो क्वेश्चंस थे। और एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो इसमें जो मैं ग्रुप में शेयर करता था रात में लेट नाइट सेशंस वगैरह में, जो मेन ग्रुप में से क्वेश्चन शेयर करता था, सारे क्वेश्चंस उसमें से ही थे मोस्टली। हाँ जी, मोस्टली उसी में से थे, एलडीआर में से, और बहुत हेल्प हुई थी। जो आपने कोस्टिंग में भी भेजा था, कोस्टिंग में भी क्वेश्चंस चेंज थे, मतलब चेंज नहीं थे, उनसे मिलते जुलते थे। ऐसे थे कि हाँ मैंने देखे हैं और ये मैंने किए हुए हैं। तो उस वजह से चलो मुझे अब बहुत बात हेल्प करते मिली हैं, कोस्टिंग में भी, अब एग्जाम्शन। बात करते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर। आपने कॉस्टिंग के लिए क्या प्रिपेयर किया? अगर क्विक में बता पाए कि कॉस्टिंग के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया। और हाँ, पहले ये बताओ कैसे प्रिपेयर किया कि आपने कॉस्टिंग में एग्जामेशन स्कोर किया, क्योंकि आपका क्लासेस बहुत पहले खत्म था, आप रिवीजन कर मैंने रही थी, तो आप रिवीजन रिवीजन के हिसाब से बताना कि आपने कैसे अपने रिवीजन को प्लान किया और कैसे आपने किया कॉस्टिंग को। मैंने ना कोस्टिंग में सबसे पहले तो नवनीत अरोड़ा सर का जो बूस्टर बैच है वो कंप्लीट किया था। और उनके हम्म। जितने भी बूस्टर बैच के उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे वो मैंने अपने हाथ से खुद सॉल्व किए थे, कि ताकि, क्योंकि उसमें हमें प्रैक्टिस की ज्यादा अच्छी जरूरत होती है। और हम्म। मैंने पहले किए भी हुए थे, तो मैंने वो किया था। और उसके बाद जो आपने दो मैराथन्स हैं जो आपने शेयर की एलडीआर थी, क्वेश्चन वाले एनटीआर क्वेश्चंस की, और और आरटीपी जिनकी पीडीएफ, मैराथन पीवाई की पीडीएफ। वे जो मिस्टर पेरीवाल हाँ सर है, उनका नाम मेरे को पूरा हाँ ध्यान नहीं हाँ है हाँ अभी। हाँ हाँ, रंजन हाँ पेरीवाल जी। सर। हाँ जी, रंजन पेरीवाल सर। उनका आपने हाँ। शेयर किया था, तो वो भी बहुत अच्छे से कराते हैं। और मैं उनके कमेंट्स पढ़ती थी, कि उसमें बच्चे बोलते थे कि सर आपकी वजह से मैंने एग्जामेशन स्कोर की, सर आपकी वजह से मैंने ये स्कोर किया। तो मुझे ये होता था कि यार मुझे भी ऐसा कमेंट तो करना है आगे अपने रिजल्ट के बाद। तो मतलब मैं उनकी भी मैराथन्स मैंने देखी हैं, और नमित अरोड़ा सर का बूस्टर बैच, और आपके एलडीआर क्वेश्चन, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और 1.5 एमपी डेज में कॉस्टिंग में आपका क्या स्ट्रेटेजी था 1.5 डेज के लिए? कि आप सारे मेरा क्वेश्चंस तो। को मतलब गो थ्रू कर रहे थे? आपने बताया कि आप बूस्टर बैच में सारे क्वेश्चंस लिख के किए थे, तो हाँ क्या, और जी। एलडीआर क्वेश्चंस वगैरह, तो आप ये 1.5 डेज में क्वेश्चन को लिख के कर रहे थे कि आपने जो पढ़ा था उसको ऊपर ऊपर देख के जा रहे थे, मतलब एक और ओवरव्यू लेके? मैंने जैसे जो क्वेश्चन सिमिलर थे, तो मैंने सबसे पहले ये किया था कि मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर्स के नाम लिख लिए थे एक पेज पे। उसमें मैंने तीन कैटेगरीज बनाई थी, जो जो मैंने की हैं। सबसे पहले मैंने कैटेगरीज बनाई थी कि नमित अरोड़ा सर बूस्टर बैच। उसके बाद मैंने लिखा था जो एलडीआर क्वेश्चंस। उसके हाँ। बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे वो लिखे हुए थे। तो मैं उन कैटेगरीज वाइज कर रही थी, और मैं एक एक चैप्टर को पकड़ रही थी, कि जैसे मैंने अभी मटेरियल कॉस्टिंग पकड़ा है, तो मैं पहले बूस्टर बैच में जहां जहां मैंने बूस्टर बैच का वो मटेरियल कॉस्टिंग सोल्व किया हुआ है, मैंने वो अपनी नोटबुक खोल लिया है, वो पीडीएफ खोल लिया है। और मैं उस पीडीएफ में से क्वेश्चंस देख रही हूँ, आंसर देख रही हूँ, कैलकुलेटर ले रखा है मैंने, क्योंकि 1.5 डेज में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर क्वेश्चन को सोल्व कर सके। उसमें ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा गो थ्रू कर सके नए नए टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि किस टाइप से बन सकते हैं। तो मैंने ऐसे किया, मैंने देखा, और अपने कैलकुलेटर में फटाफट फटाफट करती गई, और पहले बूस्टर बैच का किया, फिर उस पर टिक लगाया, फिर एलडीआर क्वेश्चंस किए उन पे टिक लगाया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए उन पे टिक लगाया। ऐसे करके मैंने सभी चैप्टर्स को पकड़ा और उन पे टिक टिक करती गई। और ऐसे करके मैंने दो रिविजन्स कर लिए थे 1.5 डेज में। और फिर मेरे को याद है और कोस्टिंग से। प्लानर हाँ भी ग्रुप जी। में मैं शेयर करता था कि उस हिसाब से हाँ करना। जी। एक 1.5 डेज में ये चैप्टर अभी करना, ये चैप्टर अभी करना। हाँ जी। आपके प्लानर से भी बहुत हेल्प मिली। और आप पूरी पूरी रात जाग के जो स्पेशल क्वेश्चंस भेजते थे हमारे लिए ग्रुप में पेपर्स की सुबह, कि ये क्वेश्चंस तो देख के ही जाना, इन्हीं में से ही पेपर आएगा, आपकी यही लाइंस रहती थी, पेपर बच्चों इन्हीं में से आएगा। तो मैंने वो भी देखे थे सुबह उठ के। मैं सच बताऊं तो को नींद बहुत आती थी, पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी किया, बट मैं सो भी मैं जाती थी, सोने फिर तो नहीं मैं उठ देता, मैं जाती सोने ज्यादा तो नहीं सोने देता हूँ, मैं ग्रुप में उठा के ही रखता था थी। सबको। हाँ जी। तो मैं जैसे, मैं अगर रात को 10-11 बजे सो गई हूँ, तो मैं फिर 2 बजे उठ जाती थी, क्योंकि जब बच्चे सुबह सोएंगे तो फिर मैं सुबह नहीं सोती थी। तो मैं ऐसे कंपेंसेट कर लेती थी। मैंने आपको मैं बोलती थी कि भैया ऐसे हो गया, पर कोई नहीं, मैं कर लूंगी। तो मैं फिर वो अब आते करती हैं भी थी, तो मतलब ये। अब आते हैं ऑडिट पे। हाँ जी, ऑडिट को बताइए। आपने कैसे प्रिपेयर किया कि आप ऑडिट अपने 16 से 16 मार्क्स, जनवरी 25 उसके बाद आपने ऑडिट एग्जाम ही में नहीं दिया मैंने और अंकुश सीधा रिमार सर 57 के लाए? अलावा किसी की बुक ही नहीं देखी अब की बार तो। और आपके हम्म। एलडीआर क्वेश्चंस बस। मैं क्या करती थी, अंकुश रिमार चिरिमार सर है, उनकी प्लेलिस्ट पे वो रिवीजन वीडियो देखी मैंने, और वो रीडिंग लगाई उनकी बुक से। और
हम्म। आपकी नेटवर्क शायद स्लो हो गई है क्या? मेरी आवाज़ जा रही है?